नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का रेनबो गुरु परिवार में। करो तैयारी जीत की। और आज हम करेंगे सामान्य अध्ययन का टेस्ट नंबर 39। इससे पहले जो भी टेस्ट किसी बच्चे ने ना दिया हो, यूट्यूब पर जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए और सामान्य अध्ययन के सभी टेस्टों को अच्छे से दीजिए। जब आप रेलवे की परीक्षा देंगे तो ये बड़ी सहायता आपकी करेंगे। तो चलिए, आइए मैं शुरू करता हूं आज का टेस्ट रेनबो गुरु के साथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सभी को गुड इवनिंग, सभी को मेरा नमस्कार। चलिए, आज की क्लास का सवाल नंबर पहला, और एक एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो सभी बच्चे ध्यान से एक एक सवाल को देखिएगा और एक एक सवाल का अपना उत्तर कमेंट करिएगा। तो चलिए, सवाल नंबर पहला। ये टेस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर रोजाना रात 8:30 बजे होता है। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहले क्या कहते थे? बताइए, इसका पहला नाम क्या था? एफएओ, यूनिसेफ, यूएनसीटेड या फिर जीएडबलटी? सभी बताइएगा। सभी लोग अपना सही उत्तर कमेंट करिएगा। विश्व व्यापार संगठन को पहले क्या कहा जाता था? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा। आज हमारा 39वां टेस्ट होने जा रहा है। तो बिल्कुल इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है। जीए कहा जाता था गेट। याद रखिएगा, डब्ल्यूटीओ को, विश्व व्यापार संगठन को पहले जीए यानी गेट कहा जाता था। सवाल नंबर 2, मैसोन कहां पाए जाते हैं? आपने सुना होगा ना फिजिक्स में, पाई मैसोन वगैरह। मैसोन कहां पाए जाते हैं? गामा किरणों में, अंतरिक्ष किरणों में, एक्स किरणों में या लेजर बीम में? सभी विद्यार्थी सही सही जवाब अपना दीजिएगा। सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं रेनबो परिवार में। करो तैयारी जीत की। तो मेसोन कहां पाए जाते हैं? बताइए, ए बी सी डी। सभी विद्यार्थी अपना सही जवाब देंगे। कहां पाए जाते हैं मेसोन? तो बिल्कुल लेजर बीम इसका सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन। आइए सवाल नंबर 3 की ओर। उर्वरक के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? यानी जब खाद्य वगैरह बनते हैं, जो खेतों में फर्टिलाइजर बनते हैं खेतों के लिए, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? फ्लोरीन, सीसा, पोटेशियम, एल्यूमिनियम? कौन सा तत्व उर्वरकों के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है? ये चार सवाल आपके सामने। फ्लोरीन, सीसा, पोटेशियम और एल्यूमिनियम, चार उत्तर आपके सामने हैं। सभी अपना सही सही जवाब कमेंट करिएगा जल्दी से। सभी लोग कमेंट करिए और लाइक कर दीजिए क्लास को, जो जो बच्चा जुड़ चुका है हमारे टेस्ट के साथ। ये ऑल इंडिया टेस्ट होता है आपका रोजाना रात 8:30 बजे। तो इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है, पोटेशियम। आइए सवाल नंबर 4। गरबा नृत्य गुजरात में सर्वाधिक प्रचलित है, जो कि किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। गरबा गुजरात में होता है, सबको पता है, लेकिन किस त्योहार पर नाचते हैं लोग? बताइए, होली पर, दीपावली पर, नवरात्रि पर या बैसाखी पर? जल्दी बताइएगा। गरबा नृत्य गुजरात में बहुत फेमस है, सभी जानते होंगे। ये किस पर्व पर किया जाता है? होली, दिवाली, नवरात्रि या बैसाखी? सभी अपना सही जवाब दीजिएगा। कब किया जाता है? सोच लो ध्यान से। तो बिल्कुल नवरात्रि इसका सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। नवरात्रि पर मां दुर्गा की पूजा के लिए ये नृत्य करते हैं गुजरात के लोग, गरबा। सवाल नंबर 4 का सही उत्तर सी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 5। एक एक सवाल बिल्कुल नग लेकर आता हूं, बिल्कुल हीरा सवाल लेकर आता हूं। एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। भारत में सबसे पहले भारत ने सबसे पहले किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? देखो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडिया ने सबसे पहले किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता? वर्ष 2000 सिडनी, वर्ष 1996 अटलांटा, वर्ष 1972 म्यूनिख या फिर वर्ष 1980 मास्को? इनमें से किस में भारत ने पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था? किस ओलंपिक में? सभी विद्यार्थी अपना सही जवाब दीजिएगा जल्दी से।
कब जीता भारत ने पहली बार? तो बिल्कुल 1980 में। मास्को इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मास्को ओलंपिक हुए थे 1980 में। डी ऑप्शन जिसने बताया बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 6, हाइड्रो मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती है? हाइड्रो मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती है? न्यूटन, जूल, पास्कल या पलवन? बताइए, हाइड्रो मशीनें किस सिद्धांत पर, किस मैकेनिज्म पर कार्य करती है? सभी लोग सही जवाब दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाता है पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। किस सिद्धांत पर? पास्कल प्रेशर सुना ही होगा आपने, ठीक है बच्चे। तो पास्कल सिद्धांत पर काम करती है। आइए सवाल नंबर 7, सर्वप्रथम देविका रानी को किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? 1960, 1965, 1969 या फिर 1972? सबसे पहले कब श्रीमती देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला? आप जानते ही होंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी जी को मिला था। ये किस वर्ष मिला था? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सभी अपना सही जवाब दीजिए। सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं ऑल इंडिया टेस्ट नंबर 39 में। कल हमारा 40वां टेस्ट होगा, ठीक है बच्चे। डेली टेस्ट होता है जीके का। हमारे पास करोड़ों सवाल हैं जीके के, बहुत इंपोर्टेंट। चलिए, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी को कब दिया गया? 1969 में दिया गया। सी ऑप्शन बताने वाले सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। आइए सवाल नंबर 8, एस्कीमो कहां रहते हैं? एस्कीमो जो बर्फ का घर बनाकर रहते हैं लोग, उन्हें एस्कीमो कहां रहते हैं बताइए? साइबेरिया तथा स्वीडन में, नॉर्वे तथा साइबेरिया में, कनाडा तथा अलास्का में या फिनलैंड तथा नॉर्वे में? जल्दी बताइए। और पीडीएफ आपको हर क्लास के नीचे मिल जाती है। ये पीडीएफ जो है सभी विद्यार्थी डाउनलोड कर लीजिए। सभी के नीचे, क्लास के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको बच्चे एक एक क्लास की पीडीएफ मिल जाती है। और सुबह वाली करंट अफेयर की क्लास को जरूर देखिए, बिल्कुल जरूर देखिए। सुबह जो करंट अफेयर की क्लास आपकी होती है उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो। सुबह वाली क्लास में तो क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर होता है और बहुत इंपॉर्टेंट धमाकेदार क्लास होती है सुबह करंट अफेयर की। चलिए, तो एस्कीमो कहां रहते हैं? तो सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनिएगा। एस्कीमो आपके, देखो, एक तो जो सर्बिया देश है, अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड, ठीक है बच्चे। अलास्का और कनाडा, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कनाडा तथा अलास्का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चे, रहते तो साइबेरिया में भी है लेकिन नॉर्वे गलत है। तो इसका सही जवाब मैं बता दूं, देखो, साइबेरिया, अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड, यहां रहते हैं एस्किमो। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, रहते साइबेरिया में भी है। चलिए, लेकिन साइबेरिया के साथ जो पहले और दूसरे ऑप्शन में स्वीडन और नॉर्वे है ना, वो गलत है। इसलिए सी ठीक हो जाएगा, कनाडा तथा अलास्का। सवाल नंबर 9, दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा सर्वाधिक विद्वान शासक जो गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित खगोल शास्त्र की विद्या में भी माहिर था, बताइए कौन सा विद्वान शासक था जो गणित भी जानता था, आयुर्विज्ञान भी जानता था और खगोल शास्त्री भी था? इन सभी में विद्वान था, वो माहिर था। इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? कौन सा शासक था जो सारी विद्याएं जानता था? इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या एमबीटी? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। डी ऑप्शन जिसने बताया बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 10, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, सल्फर सेल, थर्मल सेल, मोलर सेल या सौर सेल? प्रकाश वोल्टीय सेल कैसे होते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से देख लीजिएगा। आया हुआ सवाल है रेलवे में, सल्फर सेल, थर्मल सेल, मोलर सेल या सौर सेल? ये तो जीके है, सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहां लेकर के आता हूं आपके लिए। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सौर सेल। क्या हो जाएगा बच्चे? डी ऑप्शन जिसने बताया बिल्कुल सही है, सौर सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल कैसे होते हैं? सौर सेल होते हैं। आइए सवाल नंबर 11,
कर्नाटक एवं गोवा की सीमा पर जो दूध सागर जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? बड़ा प्यारा सवाल है। कर्नाटक एवं जो गोवा की बाउंड्री है उसकी बाउंड्री पर जो दूध सागर जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? शरावती, घाटप्रभा, मांडवी या नर्मदा? बताइए। दूध सागर जलप्रपात, देखो इससे ये भी नॉलेज मिलती है ये कर्नाटक और गोवा की सीमा पर है दूध सागर जलप्रपात, और ये बच्चे किस नदी पर है? तो सी ऑप्शन बताने वाले सभी का सही हो जाता है, मांडवी नदी पर स्थित है। सवाल नंबर 12, जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी जो मिट्टी अत्यधिक लवणीय होती है, नमकीन होती है, ठीक है बच्चे, और ऐसी मिट्टी में जो पौधे उग जाते हैं उन पौधों को क्या कहते हैं? वो किस श्रेणी में आते हैं? हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, जीरोफाइट या बरायोफाइट? सवाल नंबर 12 की बात हो रही है। मिट्टी में, नमकीन मिट्टी में जो पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देखो हाइड्रोफाइट तो पानी वाले होते हैं, जो रेगिस्तान में उगते हैं उनको जीरोफाइट कहते हैं, जबकि हेलोफाइट इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यानी वे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट कहा जाता है। हेलोफाइट। हाइड्रोफाइट पानी में उगते हैं और जीरोफाइट कहाँ उगते हैं बच्चे? आपके रेगिस्तान में, रेतीली मिट्टी में जो कांटेदार होते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 13, खुद को दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? रे सुल्तान। बताइए सवाल नंबर 13, खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? बलबन, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? सभी बच्चे अपना सही जवाब जल्दी से कमेंट करिएगा। दूसरा सिकंदर खुद को कौन कहता था? चार उत्तर आपके सामने है, धैर्य रखिए, सही जवाब अपना टाइप करिएगा। सभी विद्यार्थी सही सही जवाब दीजिएगा और डेली टेस्ट दिया करो, ठीक है बच्चा? डेली टेस्ट अपना दिया करो। चलिए, तो मैं बता देता हूं, खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला जो सुल्तान था वो थे अलाउद्दीन खिलजी साहब। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए सवाल नंबर 14 की ओर, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल नंबर 14। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है पहली बार, किस विदेशी को भारत रत्न मिला था? देखता हूं कितने विद्यार्थी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब देंगे। पहली बार किस विदेशी को भारत रत्न मिला? अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा या एनी बेसेंट? बताइएगा सही जवाब इसका क्या होगा। पहली बार भारत रत्न किस विदेशी को मिला? चलिए मैं बताता हूं, तुमसे ना हो पाएगा। सुनिए ध्यान से, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न दिया गया और ये पाकिस्तान के थे। कहां के? पाकिस्तान के थे अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है बच्चे। इनके बाद 1990 में नेल्सन मंडेला को दिया गया। ये देखो ध्यान से सुनिएगा, अभी सुनना बड़ा लॉजिक है इस सवाल में भी। अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में दिया गया, नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया, जो अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। समझ गए ना? दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। जबकि एनी बेसेंट जो चौथा ऑप्शन है ना, एनी बेसेंट को 1980 में दिया गया था। लेकिन इनको भारत की नागरिकता प्राप्त है, इनको भारत की नागरिकता प्राप्त थी। इसमें पूछा गया प्रथम विदेशी कौन था? विदेशी वो होते हैं जिनको भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त होती, वो तो भारतीय हो जाएगा। तो एनी बेसेंट को बेशक 1980 में मिला हो इन दोनों से पहले, तो इसका उत्तर खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। 1987 में मिला था, पाकिस्तान के थे, और इसके बाद मिला था नेल्सन मंडेला को 1990 में, जो साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो भारत रत्न से पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान। आइए सवाल नंबर 15, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां है? बताइए, ध्यान से सुना करो।
सारी क्लासों को बड़े ध्यान से सुना करो। बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए, पछतावा पछतावा नहीं होना चाहिए किसी बात पे, याद रखना मेरी बात। चलिए, डेली टेस्ट दिया करो अपना ईमानदारी से। जो जो बच्चा डेली टेस्ट देता है जरूर उसको मदद मिलेगी, आप चिंता मत करिए बिल्कुल भी। चलिए, तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर स्थित है बच्चे? वो वाशिंगटन में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। ठीक है बच्चे, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। देखो, ये जो संस्था है इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका की राजधानी में, और 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका पता काम क्या है? दुनिया के देशों को यह संदेश देना कि परमाणु शक्ति को युद्ध में ना लगाए और उसके उसमें अपना भविष्य देखें, है ना। ये नहीं कहता कि तुम परमाणु बम बनाओ, नहीं, ये कहता है, ये अमन और शांति की बात करती है संस्था। ठीक है बच्चा, तो चलिए, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में, स्थापना 1957 में इसकी हुई थी। सवाल नंबर 16 देखेंगे, इसका कितना बच्चा सही जवाब देगा। किस स्तर से अधिक की ध्वनि, और ध्वनि का स्तर डेसिबल में मापा जाता है, सभी जानते हैं। किस स्तर या डेसिबल, किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? बताइए बच्चा, किस कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? 30 डीबी, डीबी मने डेसिबल, 40 डीबी, 60 डीबी, या फिर 80 डीबी? ध्वनि खतरनाक प्रदूषण कहलाती है, खतरनाक ध्वनि प्रदूषण। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा डी, यानी चौथा ऑप्शन, 80 डीबी। जो 80 डीबी की ध्वनि होती है वो खतरनाक प्रदूषण फैलाती है। मैं समाजवादी हूं, यह किस कांग्रेसी अध्यक्ष ने कहा? बताइए, मैं समाजवादी हूं, यह किस कांग्रेसी अध्यक्ष ने कहा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट? किस कांग्रेसी अध्यक्ष ने कहा था कि मैं समाजवादी हूं? बताइए सर जल्दी से। अपना सही जवाब टाइप करिएगा बच्चे। किस कांग्रेसी अध्यक्ष ने ऐसा कहा था कि मैं समाजवादी हूं? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 18, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो जो जो बच्चा इसको जानता हो सही जवाब अपना दीजिए। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? 1853 के राजलेख अधिनियम द्वारा, 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा, 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, या 1843 के चार्टर अधिनियम द्वारा? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है ये, बताइए। कर्मचारियों की नियुक्ति करनी है, उसके लिए परीक्षा ली जाएगी, ऐसा किस अधिनियम द्वारा नियम बनाया गया? तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम, यानी बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। 1853 का चार्टर अधिनियम। संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल के बारे में उल्लेख है? बताइए, संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल के बारे में उल्लेख है? भाग 4, भाग 5, भाग 8, भाग 6? बताइए, संविधान के किस भाग में विधानमंडल दिया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा भाग 6 में, डी ऑप्शन जिसने बताया बिल्कुल सही है, भाग 6। आइए सवाल नंबर 20, राज्यों को विधिक सलाह, यानी विधिक माने कानूनी, राज्यों को कानूनी सलाह देने के लिए महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? महाअधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है, जैसे मेरे बच्चे केंद्र का सबसे बड़ा वकील होता है महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में, आर्टिकल 76 में होता है ना महान्यायवादी। ठीक इसी प्रकार राज्य में क्या होते हैं?
राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? महाअधिवक्ता। ये किस अनुच्छेद में होता है? तो 165 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन 165 में होता है, बाकी गलत है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? बताइए। लॉर्ड ब्राइस, आइवर जेनिम्स, एच जे लास्की या केसी व्हीलर? किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? बताइएगा सही सही जवाब। किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो बिल्कुल डी ऑप्शन बताने वाले सभी का जवाब सही हो जाता है। के सी व्हीलर ने कहा था। किसने कहा था बच्चे? ये के सी व्हीलर ने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। सवाल नंबर 22, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? जो पिछड़ा वर्ग आयोग होता है, पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? बताइएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या लोकसभा? बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जवाब दीजिएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब दीजिए अपना। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा। जो राष्ट्रपति साहब होते हैं वही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकते हैं, राष्ट्रपति। सवाल नंबर 23, वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब दीजिएगा अपना। बिल्कुल अपना सही जवाब देते रहिए। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सभी लोग जानते होंगे, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। सभी सही जवाब दीजिए अपना। मैं देख रहा हूं अभी तुम्हारा कमेंट सभी का। बिल्कुल सरदार पटेल जिसने बताया, बिल्कुल सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल। आइए सवाल नंबर 24 की ओर। बलवंत राय कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया? बलवंत राय कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइएगा। बलवंत राय कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1951, 1957, 1948 या 1955? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1957। ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बच्चा याद रखिएगा। 24 के बाद 25वां सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा खाने की वस्तुओं पर एग मार्क का चिन्ह लगा होता है। तो एग मार्क जो एक्ट होता है वो भारत में कब लागू हुआ? बताइए। एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? आप है रेनबो गुरु के साथ, बताइए। एग मार्क एक्ट कब लागू किया गया? तो इसका सही जवाब दीजिए जल्दी से। 1957, 1937, 1965 या 1952? बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो रात को 8:30 बजे डेली चालू हो जाता है। आप सभी सादर आमंत्रित है, डेली अपना टेस्ट दीजिए, जीके स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी नौकरी पक्की करिए। तो 1937 दोनों सवाल याद रखना। मैं फिर बता रहा हूं, देखो, बलवंत राय कमेटी 1957 में बनी और एग मार्ग एक्ट भारत में 1937 में आया। बताइए, लार किसके पाचन में सहायक होती है? जो लार होती है हमारे मुंह में, लार किसके पाचन में सहायक होती है? सही जवाब दीजिए अपना। स्टार्च, वसा, विटामिन या प्रोटीन? स्टार्च, वसा, विटामिन या फिर प्रोटीन? लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च, वसा, विटामिन या फिर प्रोटीन? सही जवाब देंगे तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है यहां पर स्टार्च के। काहे में पाचन में सहायक होती है? लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है।
टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहां हुई थी? जो बच्चा इसका सही जवाब देगा जल्दी बताइए, कहां हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु? श्रीरंगपट्टन, कुर्ग, मैसूर या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। श्रीरंगपट्टम, पट्टनम, पट्टनम, कुर्ग, मैसूर या फिर इनमें से कोई नहीं? टीपू सुल्तान की मृत्यु सन याद रख लेना। कहां हुई थी बच्चे? ये हुई थी आपकी 1799 में। तो श्रीरंगपट्टनम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में ये टाउन है, कस्बा है, आप लिख लीजिए। श्रीरंगपट्टनम कर्नाटका में एक कस्बा है जहां पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ठीक है बच्चे, टीपू सुल्तान की क्या हुई थी? यहां पर मृत्यु हुई थी। चलिए आगे आता हूं मैं इसी के साथ सवाल नंबर 28 की ओर। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपको बतानी है कब हुई थी। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1950, 1995 या फिर 1986? सही सही जवाब दीजिएगा। 40 प्रश्नों का टेस्ट है, केवल 12 सवाल बचे हैं आज के टेस्ट के, तो सभी विद्यार्थी एंड तक बने रहिएगा हमारे टेस्ट नंबर 39 के साथ। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में हुई, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चे, 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। सवाल नंबर 29, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहां है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहां स्थित है? सही जवाब बताइए। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहां स्थित है? दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई या फिर हैदराबाद? दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद? चलिए, तो बिल्कुल इसका सही जवाब आपका हैदराबाद हो जाता है। याद रखना भाई, ठीक है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कोई मत भूलना, कहां पे है बच्चे? हैदराबाद में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 30 की ओर। कहता है यशोवर्मन कहां के शासक थे? यशोवर्मन कहां के राजा थे या कहां के शासक थे? यशोवर्मन कन्नौज, मगध, वैशाली या राजगृह? बताइएगा, यशोवर्मन कहां के शासक थे? यशोवर्मन कहां के शासक थे? कन्नौज, मगध, वैशाली, राजगृह? देखता हूं कितने लोग इसका सही जवाब देंगे। यशोवर्मन कहां के शासक थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है आपका कन्नौज। कहां के शासक थे? कन्नौज के शासक थे। और आइए सवाल नंबर 31 की ओर। किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? कोई भी बच्चा इसका तो गलत जवाब बिल्कुल मत दे देना भाई। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? अनुच्छेद 50 का कै, 50 कै, 51 कै या 51 कै? एक भी बच्चा इसका तो गलत जवाब बिल्कुल मत दे देना भाई। कसम है तुम्हें तुम्हारी वर्दी की। बताइए जल्दी, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कहां है? संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही सही जवाब बताइए। बिल्कुल सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। तो अनुच्छेद 51 कै, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, 51 कै। आइए सवाल नंबर 32 की ओर। बिल्कुल, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? बंधुआ मजदूरी उन्मूलन मतलब कमी करना, कटौती करना,
कि बंधुआ मजदूरी में खत्म करो बंधुआ मजदूरी, ये अधिनियम कब पारित हुआ? 1971, 1976, 1979 या फिर 1981? कब खत्म हुआ? कब पारित किया गया था संसद में बंधुआ मजदूरी? किसी को बांध कर आप बंधी हुई मजदूरी करा रहे हो, कब हुआ था ये? तो बिल्कुल 1976 बी ऑप्शन जिसने बताया बिल्कुल करेक्ट है बच्चों आपका 1976। बिल्कुल आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। आप बस मेहनत करिए, कर्म की इच्छा मत करिए। तो 1976 इसका सही जवाब होगा। आइए सवाल नंबर 33, किस यूनिवर्सिटी में देश का पहला वैदिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातक कोर्स प्रारंभ किया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। किस यूनिवर्सिटी में देश का पहला वैदिक विज्ञान, ठीक है बच्चे, और प्रौद्योगिकी में ग्रेजुएशन का कोर्स शुरू किया जाएगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू माने जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या कानपुर यूनिवर्सिटी? बताइए, देश की किस यूनिवर्सिटी में पहली बार वैदिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी? तो बिल्कुल किसमें? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, यानी कि BHU सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सवाल नंबर 34, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया? एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया? अमेरिका, चीन, भारत या साउथ कोरिया? बताइएगा। जल्दी बताइए कौन सा देश चौथे स्थान पर आया है? तो नॉर्मल सी बात है, अपना देश भारत। ठीक है बच्चे, क्या होगा इसका सही जवाब? इंडिया हो जाएगा, भारत। आइए सवाल नंबर 35 की ओर। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? रेलवे वालों ध्यान से सुन लो, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1907, 1904, 1905 या फिर 1912? डेली आ जाया करो भाई टेस्ट देने, 8:30 बजे बिल्कुल फ्री होता है और 40 मिनट का टेस्ट होता है लगभग लगभग। चलिए, तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1907, 1904, 1905 या 1912 कब की गई? 5 क्वेश्चन रेलवे के हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, कहीं भी आ सकते हैं। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950, 1953, 1905 या 1951? कब हुआ था? चलिए, तो 1950 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 1950। बताओ भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? सही सही जवाब देते रहिए। भारत में रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो सभी जानते होंगे 1853 में हुई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, 1853। सवाल नंबर 38, भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी? बताओ। भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की? तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा 44, 34, 24 या फिर 36। बताइए, पहली बार जो रेलगाड़ी चली थी 1853 में, अभी बताया ना। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में, रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण 1950 में, और पहली बार रेलगाड़ी चली 1853 में। और बच्चे 34 किलोमीटर पहली बार चली थी, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और आइए सवाल नंबर 39, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में स्थान बताओ कौन सा है? भारतीय रेल नेटवर्क का जल्दी बताइए भाई, एशिया में कौन सा स्थान है? दूसरा, आठवां, तीसरा या फिर चौथा? जल्दी बताइए, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? और एक सवाल मैं आपको देता हूं, क्लास के बाद देंगे आप उस सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके। देखो, भारतीय रेल नेटवर्क का
एशिया में कौन सा स्थान है इंडिया का? एशिया में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कमेंट करके बताइएगा टेस्ट के बाद कि पहला स्थान किसका है। ये आप बताओगे पहला स्थान किसका है। ठीक है बच्चे, दूसरा स्थान है अपने भारत का एशिया में, तो पहला किसका है आप कमेंट करके बताइएगा। सवाल नंबर 40, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेल का जो वाक्य होता है, स्लोगन होता है, वो क्या है? राष्ट्र की कार्यवाही सड़क, राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र सेवा की रोड, या इनमें से कोई भी नहीं। भारतीय रेल का स्लोगन आपको बताना है इनमें से क्या है सही जवाब। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा। बी ऑप्शन जिसने बताया बिल्कुल सही बताया, राष्ट्र की जीवन रेखा बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चे, अभी स्क्रीन पर ये जो 2-3 वीडियो आई हैं इन पर क्लिक करिए और चैनल को जिसने ना सब्सक्राइब किया हो तो बीच वाले लोगों पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आज का टेस्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। और सभी लोग नीचे से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, थोड़ी देर में आपको पीडीएफ इसकी अवेलेबल हो जाएगी। और डेली अगले दिन पीडीएफ खोला करो और पीडीएफ में अपना टेस्ट लगाया करो। 5 मिनट लगते हैं, रिवीजन करोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। जीके उतनी ही मजबूत होगी, उतनी स्ट्रोंग होगी। तो चलिए विद्यार्थियों, अब सभी को गुड नाइट, सभी को स्वीट ड्रीम्स, सभी अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं हम सुबह 5:15 बजे करंट अफेयर की क्लास में। तब तक के लिए सभी को अलविदा, गुड नाइट।